तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th RBSC बोर्ड चैप्टर नंबर 4 धारिता। अब धारिता क्या होती है, पहले वो चीज़ पढ़ेंगे। धारिता का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने एक पानी की बाल्टी ली, ठीक है। अब मान लो ये 4 लीटर का है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है? 4 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर। लेकिन जो वाटर होगा यानी कि पानी, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 4 लीटर से कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी धारिता ही कितनी है? 4 लीटर है, ठीक है। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारिता की। मतलब कोई पदार्थ, जैसे ये पदार्थ हमने ले लिया, ठीक है, ये कितने विद्युतीय गुण, आवेश और विद्युत क्षेत्र को ग्रहण कर सकता है, वो इसकी क्या हो जाएगी? विद्युत धारिता, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है परमाणु या अणु क्या होता है। जैसे भाई ये हो गया अपना नाभिक, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया अपना परमाणु, जो कि सदैव उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे यानी कि धनावेश, उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कैसा हो गया? उदासीन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं चालकों की, ठीक है, चालक की या किसी भी धातु की, या मान लो किसी सामान्य पदार्थ की या उसके परमाणु की। तो जब अपन बात करते हैं कि भाई जैसे नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है जो कि धनावेशित है, और नाभिक हमेशा अपने चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगाता है आकर्षण। अब जैसे जैसे कक्षाओं का मान बढ़ेगा यानी कि उसकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा। अब कम हो गया, इसका मतलब इसको निकालना आसान है। आसान है तो अपन निकाल सकते हैं। निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे, बाह्य बल। अब ये जो बाह्य बल है, इसको अपन विद्युत क्षेत्र के रूप में लगा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो अपने पास जो परमाणु होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो एक ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये पदार्थ में क्या हो जाएगा? मुक्त, और ये मुक्त रूप से घूम सकता है। और ऐसी स्थिति हमें मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है? चालकों में या धातुओं में। अब जो परमाणु अपना बचा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश, ठीक है। तो ऐसे शेष बचे परमाणु को हम बोलते हैं बाध्य आवेश। बाध्य आवेश। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि आवेश जो होता है किसी भी परमाणु में वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला था अपने पास मुक्त आवेश, और दूसरा था अपने पास बाध्य आवेश। मुक्त तो जैसे नाम ही हो गया, मुक्त का मतलब क्या हो गया? जो मुक्त हो, जो मतलब फ्रीली घूम सकते हैं इधर उधर, वो तो हो गया मुक्त आवेश। और मुक्त आवेश मतलब मुख्यतः क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मुख्यतः क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकला है उस शेष बचे परमाणु को क्या बोलते हैं? बाध्य आवेश। तो मुक्त आवेश तो क्या हो गया? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर बल लगाने पर जब वह उस परमाणु से मुक्त हो जाता है तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तथा शेष बचे परमाणु को बाध्य आवेश कहा जाता है, जो कि प्राय धनावेशित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सीधी सी बात है बचा हुआ परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित। अब ऐसी स्थिति मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है हमें?
धातुओं में, और धातुएं कह लो या चालक कह लो, ठीक है। ये इनके क्या हो गए, उदाहरण हो गए जहाँ पर हमें मुक्त आवेश और बाध्य आवेश देखने को मिलेंगे और एक साथ ही मिलेंगे, क्योंकि किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो परमाणु धनावेशित हो जाएगा, जिससे निकला वो इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि मुक्त रूप से घूम सकता है। अब यहाँ पर हम बार बार एक शब्द कहाँ मिल रहे हैं, चालक। तो पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है और हमने पहले वाले चैप्टरों में भी पढ़ा है, चालक और कुचालक। चालक मतलब कि जो जिसमें चल सकती है, कौन, विद्युत धारा। कौन चल सकती है, विद्युत धारा या विद्युतीय गुण का चालन हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, चालक। और जिनमें नहीं हो सकता वो कुचालक, ठीक है। अब चालकों में ऐसा क्या खास होता है कि भाई वो विद्युत धारा या विद्युतीय गुणों का संचलन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, तो अपन बात कर रहे थे कि चालक को चालक क्यों कहते हैं या इनमें धारा का चालन होता कैसे। तो जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त होते हैं, तो कई परमाणु ऐसे होते हैं जैसे धातु, ठीक है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो मुक्त होती है। मतलब इस पदार्थ के अंदर, किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन एक पथ से, जैसे ये पूरा का पूरा हमने मान लो आयताकार शीट ले ली किसी धातु की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आराम से गमन कर सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही इनमें किसका संचरण हो सकता है, विद्युत धारा के। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के संवहन के फलस्वरूप धारा का प्रवाह हो सके, चालक कहलाते हैं, ठीक है। अब चालक के बाद अपन पढ़ेंगे कुचालक। तो कुचालक में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेशों या इलेक्ट्रॉनों का संवहन नहीं होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, जिस कारण धारा का भी संचरण नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, ठीक है। अब चालकों में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है। अब जब अपन किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेशित करते हैं, ठीक है, तो आवेशित करने पे होता क्या है कि जो आवेश दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसकी सतह पे इलेक्ट्रॉन गमन करने के लिए मुक्त है, तो वो आवेश इसकी संपूर्ण सतह पे फैल जाएगा, जैसे अपन पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर परिणामी आवेश अभी भी कितना रहेगा, शून्य ही रहेगा। यही तो अपन ने कहा था कि अगर जैसे खोखला गोला है धातु का, तो संपूर्ण आवेश कहाँ फैल जाता है, उसकी सतह पर, ठीक है, क्योंकि धातुओं का गुण होता है कि आवेश हमेशा कहाँ फैलता है, सतह पर। ऐसे ही अगर कुचालक की बात करें तो कुचालक में आवेशों का प्रवाह होता नहीं है, तो आप जिस स्थान को आवेश दोगे सिर्फ आवेश उसी स्थान पर रहेगा। जैसे ये एक धात्विक गोला ले लिया और मैंने आवेश इतने स्थान को दे दिया, तो ये आवेश सिर्फ यहीं रहेगा। इसी कारण तो जो अपन पहले चैप्टर में पढ़ते घर्षण द्वारा आवेशन, उसमें एक उदाहरण पढ़ते हैं अपन, बालों पर कंघी को रगड़ना या स्केल को रगड़ना, ठीक है। उसमें जो स्केल या कंघी काम में लेते हैं वो प्लास्टिक की होती है, यानी कि कुचालक। तो जब उस पर आवेश आता है घर्षण से, तो वो वहीं का वहीं रुक जाता है और हमें उस पर आवेश दिख जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह अपन काम में लें धातु की स्केल, तो क्या होगा कि घर्षण की वजह से उस स्केल में आवेश तो आएगा, लेकिन क्योंकि हम भी चालक हैं तो वो आवेश स्केल से सीधा हम में चला जाएगा और हमसे सीधा पृथ्वी में, ठीक है। तो इस कारण अपन घर्षण द्वारा आवेशन में कभी भी धातु या चालक पदार्थों का उपयोग नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने दो तीन चीज़ें सीख ली। जैसे चालक की बात करें तो मुख्यतः जो धातु होती है वो कैसी होती है, चालक होती है। उसके अलावा और उदाहरण की बात करें चालकों के, तो धातु हो गई, ठीक है। उसके बाद अपने पास उसके बाद चालकों के अलावा जैसे धातु हो गई, ठीक है। उसके बाद धातु में जैसे अपने पास सोना होता है या चांदी होती है, ये सर्वाधिक चालक होते हैं। इनके अलावा जैसे पारा, पृथ्वी और जीव जंतु शरीर,
ये सब भी धारा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ऐसे कुचालकों के उदाहरण की बात करते हैं तो कुचालकों का उदाहरण होता है अपने पास प्लास्टिक, एबोनाइट और इत्यादि। बाकी सब आपको जो नीचे लिंक दिया गया उसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, अभी अपन सिर्फ मेन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। एक तीसरे टाइप का पदार्थ होता है जो कि अपन इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे, वो होते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ वास्तविकता में क्या होते हैं? ये वास्तविकता में एक तरीके के कुचालक ही होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाह या धारा चालन तो नहीं होता है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ, जिनमें आवेश या धारा का चालन तो नहीं होता, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये प्रभावित हो जाते हैं। इनको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे अपन ने 11th में पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो द्रव्यमान होता है, जैसे ये गोला है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान अपन इस केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ऐसे ही किसी भी पदार्थ का संपूर्ण आवेश एक स्थान पर केंद्रित माना जा सकता है, जिसे बोलते हैं आवेश केंद्र। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं परमाणु में धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं, तो केंद्र भी प्राय दो होंगे, धन आवेश केंद्र, ऋण आवेश केंद्र। ठीक है, इसी आधार पर परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है ध्रुवीय और दूसरा हो जाता है हमारे पास अध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब जैसे पृथ्वी में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ऐसे ही वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अंदर धन और ऋण आवेश विपरीत सिरों पर पाया जाता है या पृथक पृथक होते हैं एक दूसरे से, उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इनका उदाहरणों की बात करें तो मुख्य तौर पर जैसे अपने पास H2O हो गया, जैसे ये ऑक्सीजन का अणु है, ऋणावेशित होता है, ठीक है, और इससे जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन का अणु धनावेशित और हाइड्रोजन का अणु धनावेशित, H2O हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, मतलब कि जो धन और ऋण आवेशों के केंद्र होते हैं वो संपाती नहीं होते, असंपाती होते हैं। आवेश केंद्र असंपाती आवेश केंद्रों के कारण ही कैसे पदार्थों का निर्माण होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का। ठीक है, अब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात की जाए, अनुपस्थिति में, तो क्या होता है कि ये जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं, इनके प्रत्येक कण का तो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि इनमें धनावेश भी और ऋणावेश भी है और अल्प दूरी पे, तो ये क्या बना लेंगे, द्विध्रुव, तो इनका खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन जब हम संपूर्ण पदार्थ की बात करते हैं तो प्रत्येक परमाणु में धन और ऋण आवेश इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि संपूर्ण पदार्थ का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो हो जाता है अपने पास शून्य। ठीक है, ये तो कब की बात थी, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अब जब हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगेगा, और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगता है तो धन और ऋण आवेश दोनों पे लगता है, समान रूप से लगता है, लेकिन दिशाएं क्या हो जाती है, विपरीत। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इनमें क्या होता है कि सभी परमाणुओं के ध्रुवीय कण इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि संपूर्ण पदार्थ का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास आ जाता है।
और क्योंकि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बना है इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर परिणामी शून्य नहीं होगा क्योंकि हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, अब जैसा आप सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ चलता है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ चलता है, प्लस से माइनस, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और अब माइनस वाले की तरफ जितने भी परमाणु में धनावेश केंद्र हैं वो आ जाएंगे और प्लस सतह की तरफ माइनस के परमाणु केंद्र आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की। तो अध्रुवीय का मतलब क्या हो गया, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनमें कोई ध्रुव ना हो, मतलब जिनमें आवेशों का केंद्र क्या हो जाए, संपाती हो जाए, मतलब इनके अंदर कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, वहाँ याद रखना इनके प्रत्येक परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, जबकि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में होता है और संपूर्ण पदार्थ में नहीं होता है। अब यहाँ प्रत्येक परमाणु में नहीं है इसलिए पदार्थ में भी नहीं होगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। ये जो अपन डॉट बना रहे हैं ये धन और ऋण आवेश केंद्र हैं जो कि एक ही बिंदु पर संपाती हो चुके हैं। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र चलता है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो प्लस यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो व्यवस्थित हो जाएंगे हमारे सारे धनावेश और विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे ऋणावेश, और यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। और जब ध्रुवण होने लग जाएगा तो यानी कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण बनने लगेगा और इस स्थिति को बोलते हैं ध्रुवण। ये पदार्थ है परावैद्युत, तो इनको बोलते हैं परावैद्युत ध्रुवण। क्या बोलते हैं, परावैद्युत ध्रुवण। ठीक है, अब अपन ने बात की ध्रुवीय या अध्रुवीय, जितने भी पदार्थ, जैसा भी परावैद्युत पदार्थ होगा दोनों को ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। आघूर्ण क्यों होता है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र अपना बलागुण लगाएगा और ये अपने अपने इनके जो धन और ऋणावेशित केंद्र होंगे वो क्या हो जाएंगे, असंपाती हो जाएंगे अगर पहले से संपाती हैं तो, और अगर नहीं है और अगर ये इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य आ रहा है तो भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये क्या हो जाता है, पृथक, और पदार्थ का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बात अपन ने की पराविद्युत पदार्थों की, जो कि कितने प्रकार के हो गए, दो, ध्रुवीय और अध्रुवीय। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे वो पदार्थ ध्रुवीय पराविद्युत हो या अध्रुवीय पराविद्युत हो, लेकिन बाह्य क्षेत्र में उसका ध्रुवण अवश्य होगा और उसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण अवश्य प्रेरित हो जाएगा। अब अपने जो कोर्स में पराविद्युत पदार्थ आते हैं वो होते हैं समदेशिक रेखीय परावैद्युत पदार्थ। अब समदेशिक रेखीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, वो तो जो ध्रुवीय अध्रुवीय पड़ा था वो थे उस आधार पर कि जो धनावेश और ऋणावेश केंद्र है वो किस तरीके से व्यवस्थित है परमाणु में। लेकिन हम बात कर रहे हैं समदेशिक रेखिक परावैद्युत पदार्थ। समदेशिकता या विषमदेशिकता बताती है किसी पदार्थ के गुण को। तो जब अपन किसी परावैद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करें और उसमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण परस्पर समानुपाती हो जाए तो ऐसे परावैद्युत पदार्थों को बोलते हैं समदेशिक रेखीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो अपने कोर्स में सिर्फ यही है समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। तो हमने बात की कि जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया ई, ये हमेशा समानुपाती हो जाएगा किसके, उत्पन्न द्विध्रुव के। अब यहाँ पर द्विध्रुव को मैंने सदिश रूप में लिया है यानी कि ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश।
जितना आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे उतना ही पदार्थ का क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा, उतना ही उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्रुवण सदिश क्या होता है, जैसे हमने मान लो ये पूरा पदार्थ ले रखा है, ठीक है, तो इसके एकांक आयतन में बाह्य विद्युत क्षेत्र से जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो भौतिक शास्त्र का नियम होता है उसमें जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो यहाँ पर नियतांक लगेगा काई। ये एक्स ई नहीं है, ये काई है, ठीक है। काई क्या होती है, परावैद्युत प्रवृत्ति। जैसे किसी की अच्छी प्रवृत्ति, किसी की बेकार प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या बताती है, उसकी नेचर को, मतलब किसी परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवित होने या उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने के कितने ज़्यादा चांसेस है, वही उसकी क्या होगी, जाई ई, यानी कि परावैद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सूत्र बन गया P बराबर काई ई, ठीक है, जहाँ P क्या है, ध्रुवण सदिश, ई बाह्य विद्युत क्षेत्र और ये परावैद्युत प्रवृत्ति। अब कई बार क्या होता है कि जैसे अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो जैसा कि आप सब जानते हो, अगर आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते रहोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नाभिक है, चाहे वो चालक हो चाहे कुचालक हो, नाभिक तो सब में होगा और सभी में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, चाहे वो धातु हो या अधातु हो। लेकिन बाह्य इलेक्ट्रॉन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा, जिसे हम बोल सकते हैं बाह्य बल। और इस बाह्य बल के कारण ये क्या होने लगेगा, इस नाभिक से बिछड़ने लगेगा, मतलब इसका ये दूर हो जाएगा, क्योंकि इस पे लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल दुर्बल पड़ने लगेगा। अब जैसे ये यहाँ से मुक्त हो गया, तो एक तो हमने कंडीशन पढ़ी थी मुक्त इलेक्ट्रॉन वाली, उसमें तो क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकला है वो पदार्थ के अंदर ही रहते हैं, पदार्थ से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र अगर अत्यधिक हो जाए, ठीक है, तो लगने वाला बाह्य बल भी अत्यधिक हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये पदार्थ की सतह से पलायन कर जाएगा, और इस स्थिति को बोलते हैं परावैद्युत भंजन। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी परावैद्युत पदार्थ पर जब अत्यधिक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, या बाह्य विद्युत क्षेत्र का वह मान जिस कारण परावैद्युत पदार्थ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं, ठीक है। अगली चीज़ आती है परावैद्युत सामर्थ्य। अब जैसे भंजन में तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर तब जाएगा ना जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र के एक फिक्स वैल्यू को, मैक्सिमम अमाउंट को उससे ज़्यादा अप्लाई कर दोगे उस पर। जैसे मान लो कि अपने पास विद्युत क्षेत्र 4 वोल्ट पर मीटर का। अब अगर आपने भाई ये जो पदार्थ मैंने आपको दिया है, पराविद्युत पदार्थ, अगर इस पर 4 वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा का विद्युत क्षेत्र लगाया तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो ये जो मान है, अधिकतम मान, इसी को इसका क्या बोलेंगे, पराविद्युत सामर्थ्य। अगर वायु की बात करें तो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर आपने जैसे वायु ली, इसमें 2 प्लेटें या 2 धात्विक स्तंभ लगा दो, ठीक है, और इस पर इनमें उत्पन्न करो विद्युत क्षेत्र, किसी भी स्रोत से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दो, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक पर धनावेश आ गया, एक पर ऋणावेश, तो विद्युत क्षेत्र गमन करेगा धन से ऋण की ओर। लेकिन क्योंकि बीच में वायु है और वायु एक कुचालक या यूँ कह लो पराविद्युत पदार्थ है, तो जब तक यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ नहीं होगा तब तक इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के इस स्तंभ तक नहीं पहुँच पाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे लगने वाले विद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ से ज़्यादा किया, वैसे ही अपने पास जो इलेक्ट्रॉन इस सतह पर है वो कहाँ पलायन कर जाएगा, इस स्तंभ पर। और इलेक्ट्रॉन का गमन हुआ मतलब क्या चलेगी, धारा। तो अगर किसी कुचालक में या किसी पराविद्युत पदार्थ में हमें धारा का चालन करना है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र उसके सामर्थ्य से अधिक लगा दो और आपको धारा चलती हुई दिखेगी। जैसे अपन देखते हैं रात के टाइम पे बिजली कड़कती है, ठीक है, अब बिजली कड़कना मतलब धारा चल रही है। अब वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वायु क्या है, कुचालक है,
तो आसमान में बिजली कड़कनी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो वायु की पराविद्युत सामर्थ्य यानी 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से अधिक हो जाता है। इस कारण वो बिजली आपको दिखती है, चलती है, क्योंकि अब वो जो पदार्थ है यानी कि वायु है वो कैसे व्यवहार करने लग गई, चालक की बात थी, उसका हो गया भंजन। ठीक है, तो बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ये अपना इंट्रोडक्शन था चैप्टर 4 विद्युत धारिता का। इसमें ज़्यादातर थ्योरी है, आगे अपन थोड़े न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, वो अपन कल देखेंगे। ठीक है।